नमस्कार मित्रों, एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मारवाड़ के राठौड़ वंश और उसकी अगली क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम मालदेव के बारे में एमसीक्यू के माध्यम से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और आज है प्रश्न संख्या 61। हीराबाड़ी का युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य लड़ा गया? हीराबाड़ी का युद्ध है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं मालदेव। इसे मालदेव पढ़ रहे हैं। मालदेव और मालदेव से पहले इसके पिता थे राव गांगा। गांगा के समय अगर आपको याद हो तो एक युद्ध हुआ था जिसमें दौलत खां था। दौलत खां का हाथी था जिसका नाम था दरिया जोश। क्या नाम था? दरिया जोश। सेवकी गांव का युद्ध हुआ था। कौन सा है? सेवकी गांव का युद्ध। इसमें राव गांगे के चाचा थे जिनका नाम था राव शेखा। क्या नाम था? राव शेखा। राव शेखा ने मारवाड़ का राज्य प्राप्त करना चाहा, तब वो दौलत खां और दोनों मिलकर उन्होंने मारवाड़ पर अटैक किया। तब राव गांगा ने बीकानेर के शासक राव जैत सिंह, किनको? बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को साथ में लिया और उधर थे राव जैत सिंह और राव गांगा और सामने थे, और इनके वर्सेज में कौन था? राव शेखा और ये दौलत खां। और इनके बीच में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं 1529 में युद्ध हुआ, और वो युद्ध था सेवकी गांव का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सेवकी गांव। इस युद्ध में इन दोनों ने युद्ध हुआ और इसमें शेखा है वो क्या हुआ? मारा गया। लेकिन दौलत खां वहां से भाग गया। अब इस युद्ध में भी, सेवकी गांव के युद्ध में भी, मालदेव मारवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहा था और उनके साथ में बीकानेर से कौन था? राव जैत सिंह था। लेकिन यहाँ पर दौलत खां बच गया और यही दौलत खां आगे जाकर एक युद्ध होता है जिसका नाम है, कौन सा है हीराबाड़ी का युद्ध। और ये युद्ध हुआ मालदेव और दौलत खां के दोनों के बीच में हुआ था। राव गांगा के समय अगर पूछा जाए कि कौन सी मुस्लिम रियासतें थी तो सिर्फ दो ही थी, एक नागौर थी और दूसरी थी जालोर। और अगर पूछा जाए राव गांगा की जब मृत्यु हुई उस समय राव गांगा जब मालदेव का राज्याभिषेक हुआ उस समय कौन कौन से इसके पास में परगने थे? तो सिर्फ दो ही परगने थे, एक जोधपुर था और दूसरा क्या था? सोजत था। और इस प्रकार से ये युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में। किसके बीच में? मालदेव और दौलत खां के बीच में हुआ। और इसमें दौलत खां वो है मारा गया और मालदेव की इसमें क्या हुई? विजय हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या है 62। अब देखिए, इसमें मालदेव से संबंधित ये प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग हर एग्जाम के अंदर ये पेपर है, ये प्रश्न है वो छपता ही छपता है। देखिए, इसमें कहा गया है कि फारसी इतिहासकार अबुल फजल, बदायूनी और निजामुद्दीन ये तीनों ही साथ में आ रहे हैं और इन तीनों ने मालदेव किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? तो वो सीधा ही एक ही बनता है। कौन सा है? हसमत वाला शासक है मारवाड़ के इतिहास में, तो वो है मालदेव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 63 और प्रश्न संख्या 63 में ये पूछा जा रहा है कि मालदेव ने महाराणा उदय सिंह के समय, किसके समय? मालदेव ने महाराणा उदय सिंह के समय मेवाड़ रियासत के किस किले पर असफल आक्रमण किया था? तो ये था मेवाड़ रियासत की कुंभलगढ़ थी। कौन सी रियासत थी? कुंभलगढ़ रियासत पर मालदेव ने आक्रमण किया था, लेकिन वहां पर मालदेव की हार हुई और मालदेव पराजित हुआ। और उसके बाद में और मेवाड़ के और छोटे छोटे परगने थे उन पर उसने अधिकार जरूर किया था, लेकिन यहाँ पर राणा उदय सिंह और मारवाड़ के संबंध वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। और इस आक्रमण का कारण यह था कि मेवाड़ के राणा उदय सिंह का एक
जागीरदार था जिसका नाम था झाला जैत्र सिंह। क्या नाम था? झाला जैत्र सिंह। ये झाला जैत्र सिंह था, वो किसी कारण से राणा उदय सिंह से रूठ गया और आ गया मारवाड़। और मारवाड़ आने पर राणा मालदेव ने इसको खेरवा की जागीर प्रदान की। कहाँ की जागीर प्रदान की? खेरवा की जागीर प्रदान की। और वो यहाँ पर रहना दिया लगा। इस पर मालदेव के साथ में राव जैत्र सिंह ने अपनी पुत्री है जिसका नाम है झाली स्वरूप दे। क्या नाम है? झाली स्वरूप दे। झाली स्वरूप दे का विवाह किया मालदेव के साथ में। इसी झाली ने बाद में मंडोर के पास में एक तालाब बनाया है जिसे स्वरूप दे या झाली रानी का तालाब भी कहते हैं या फिर बहू जी का तालाब भी कहते हैं। कौन सा तालाब? बहू जी का तालाब। ये जो मंडोर से और वापस जोधपुर की तरफ आते हैं तब ये बीच में ये तालाब है, आज भी वर्तमान में भी मौजूद है ये। तो ये है बहू जी को तालाब। किसका? बहू जी के तालाब। यही इसी झाली ने बनाया था। अब एक बार की बात है कि मालदेव अपने ससुराल खेरवा गया हुआ था और उसने अपने ससुर जैत्र सिंह से एक डिमांड रखी कि आप जो है, आपकी जो छोटी लड़की है, छोटी जो है बच्ची है, उसका विवाह मेरे से करवाइए। तो राव जैत्र सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसे ऐसे थोड़ी विवाह होते हैं। मालदेव ने कहा कि नहीं, शादी तो मैं करूँगा, अगर आप करते हो तो, या फिर नहीं करते हो तो ज़बरदस्ती मैं करूँगा। और ऐसे में फिर जैत्र सिंह की बनी नहीं बात। जैत्र सिंह ने कहा कि अभी तो मैं सोचता हूँ, आप 2 महीने बाद में आइए और आपकी शादी उससे कर देंगे। ऐसे समय में मालदेव वहाँ से वापस मारवाड़ आ जाता है। तब इधर झाला जैत्र सिंह वहां से वापस मेवाड़ चले जाते हैं और उस लड़की का विवाह कर देते हैं राणा उदय सिंह के साथ में। और ऐसे में मालदेव और राणा उदय सिंह के बीच में क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है। और मालदेव ने कर दिया मेवाड़ पर यानी कि कुंभलगढ़ पर आक्रमण। और ये आक्रमण है वो असफल हुआ। वहां पर मालदेव की क्या हुई? पराजय हुई। और एक महाराणा उदय सिंह और मेवाड़ मालदेव के बीच में हरमाड़ा का युद्ध होगा, जो हरमाड़ा लगभग जयपुर के पास में है। और वहाँ पर एक वहाँ है रंगराय वेश्या को लेकर और इनके बीच में एक झगड़ा होगा, वो प्रश्न अलग है। चलते हैं आगे। और प्रश्न संख्या है 64। प्रश्न संख्या 64 में यह है कि मालदेव ने अपने पुत्र उदय सिंह को को राज्य अधिकार से वंचित कर, ठीक है, कहाँ की जागीर प्रदान की थी? मालदेव देखो, एक तो राणा उदय सिंह मेवाड़ के हैं और एक पुत्र है मालदेव का भी जिसका नाम भी क्या है? उदय सिंह है। तो आपको मैं बता दूं कि मालदेव के जो इतिहास में अपन को जो पुत्र की जानकारी मिलती है उसमें एक तो राम है, एक ये उदय सिंह है। और उदय सिंह को बाद में एक उपाधि दी गई थी मोटा राजा की। कैसी? मोटा राजा। तो एक ये मोटा राजा उदय सिंह और तीसरे थे राव चंद्रसेन। तो ये तो इनके 3 पुत्र थे। अब इसमें से राम है, राम को तो मालदेव ने पहले ही देश निकाला दे दिया था। उसको कहा कि तू भाग यहाँ से, तो किसी काम का नहीं है। तो ऐसे में राम है जो इधर इधर सहायता प्राप्त करना चाहता था और सहायता प्राप्त करके मारवाड़ पर आक्रमण करके और मारवाड़ का राज्य प्राप्त करना चाहता था। और ऐसे में उसने राम है जो सबसे पहले अकबर के पास में गया था। तो कौन गया था? ये राम गया था, जिसने, और जो ये कहता था, सीधा ये कह रहा था कि मारवाड़ पर अटैक करो। तब हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना आई थी और मारवाड़ पर आक्रमण हुआ था। तो वो तो है ये राम। इस कारण से इसको तो देश निकाला दे दिया। बाद में रह गए उदय सिंह। उदय सिंह को दे दी फलोदी की जागीर। कहाँ की जागीर प्रदान कर दी? फलोदी की जागीर। अब रह गए पीछे चंद्रसेन। और चंद्रसेन को फिर क्या है? मारवाड़ का राज्य प्रदान कर दिया गया। यानी कि राज सिंहासन था वो सबसे छोटे लड़के चंद्रसेन को प्राप्त हुआ। और ऐसे में उदय सिंह को क्या हुआ? फलोदी की जागीर है वो नसीब हुई। आगे प्रश्न है कि राजस्थान में साहेबा
का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? कौन सा युद्ध है? साहेबा का युद्ध। देखिए, राजस्थान के इतिहास में जब युद्धों की बात की जाती है तब कुछ ऐसे युद्ध हैं जिनके नाम आपको बार बार मिलेंगे, जैसे कि यह युद्ध है साहेबा का। कौन सा? यह युद्ध है साहेबा का। स्वर्ण साहेबा सुने, साहेबा। और इसके जैसा एक नाम और है, पाहेबा। क्या नाम है? पाहेबा। तो ये साहेबा और पाहेबा एक ही है, ठीक है ना? साहेबा और पाहेबा एक ही है, लेकिन एक और स्थान है महोबा। और संजोग से यहाँ भी एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ है और ये भी एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है। अब देखो, साहेबा या फिर पाहेबा का युद्ध ये किन के बीच में हुआ वो बताता हूँ। तो साहेबा और पाहेबा का युद्ध है, इसको कभी आपको साहेबा भी मिलेगा और पाहेबा भी मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही एक ही स्थान है। और यह युद्ध हुआ था 1541-42 में। कब हुआ है? 1541-42 में। किन के बीच में? अब देखिए, सेवकी गांव का युद्ध हुआ था। दौलत राव शेखा दोनों ने मिलकर मारवाड़ पर अटैक किया था। उस समय बीकानेर के शासक थे राव जैत सिंह, और राव जैत सिंह ने राव गांगा की मदद की थी। वो उनके साथ में युद्ध लड़े और उसमें शेखा की मृत्यु, शेखा युद्ध में काम आए और दौलत खां वहां से भाग गया था। उसके कारण ही बाद में कौन सा युद्ध हुआ? हीराबाड़ी का युद्ध हुआ। लेकिन यहाँ पर जब महत्वाकांक्षी शासक राव मालदेव बनता है और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार बढ़ाना चाहा, यानी कि देखो, राव मालदेव को कितने युद्धों का विजेता कहा जाता है? 58 परगने और 52 युद्ध उन्होंने किए और 52 युद्धों में विजेता बनकर और उसने 58 परगने प्राप्त किए थे। और ऐसे में उसने कहा कि अपने नज़दीक में बीकानेर है। ऐसे नहीं सोचा कि बीकानेर अपना ही भाई है, लेकिन उसने ये नहीं सोचकर और सीधा बीकानेर पर आक्रमण किया। और वो युद्ध हुआ 1541-42 में। और वो युद्ध किस नाम से हुआ? साहेबा और पाहेबा के नाम से। एक तरफ थी बीकानेर की सेना, यानी कि राव जैत सिंह की सेना, और दूसरी तरफ कौन था? जोधपुर का, यानी कि मारवाड़ का मालदेव। कौन था? मालदेव। इनके बीच में युद्ध हुआ और यहाँ पर जो है राव जैत सिंह है वो मारा जाता है। और राव जैत सिंह का पुत्र है जिसका नाम है कल्याणमल। कौन है? यह है कल्याणमल। ये देखो मित्रों, भारत के इतिहास का वो समय है जब सूरियों का आतंक, हाँ ये जरूर है कि शेरशाह सूरी का भारत पर राज्य था, ठीक है ना, क्योंकि 1544 में गिरी सिमेल का युद्ध होगा। लेकिन ये कल्याणमल, यानी कि अब देखिए, ये कल्याणमल इसकी हार का कारण क्यों बनता है? देखो, इस युद्ध में बीकानेर पर राव मालदेव ने फालतू में युद्ध किया, यानी कि अपनी साम्राज्य को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा के कारण। ऐसे में बीकानेर नाराज हुआ, और बीकानेर नाराज हुआ तो बीकानेर का राजकुमार कल्याणमल ये चला गया अकबर के पास में। ये चले जाते हैं शेरशाह सूरी के पास में। किसके पास में? उस समय सत्ता किसकी थी? शेरशाह सूरी की थी, क्योंकि उस समय दिल्ली का राजा कौन था? शेरशाह सूरी था। ये चला जाता है। दूसरा एक युद्ध हुआ था जो मेड़ता का वीरमदेव था। वो दरिया जो सेवकी गांव का युद्ध हुआ, उस युद्ध में पराजित होने के बाद में दौलत खां का जो हाथी था दरिया जोश, वो आ जाता है मेड़ता। और ऐसे में राव मालदेव ने कहा कि भाई ये हाथी तो मेरा है, मेरे को दे दे। तब उसने कहा कि भाई साहब यहाँ आ जाओ, नाश्ता वगैरह करो तो आपको हाथी दे देता हूँ। तब मालदेव ने कहा कि पहले हाथी दे तो नाश्ता करते हैं, वरना नहीं करेंगे। तब उसने कहा कि ऐसी भी क्या है कि तो के हाथी तेरे को देना ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं। तब उसने कहा कि मैं तेरे मेड़ता के अंदर मूलियां बांधूंगा, यानी कि ऐसा रणमुंड रणसंहार करूंगा कि जहां पर मूलियों की तरह लोगों के सर पड़े होंगे। तब ऐसे में वो वहां पर राव मालदेव जब शासक बनता है तब उसने वापस उस वीरमदेव से उनके बीच में युद्ध होता है। और ऐसे में राव मालदेव जो वीरम है वो पहला अजमेर, उसके बाद में मेड़ता, वहां से खदेड़ा जाता है। तब वो चला जाता है शेरशाह सूरी के पास में, यानी वीरमदेव, मेड़ता का वीरमदेव। ये दोनों ही आगे जो युद्ध होगा उस युद्ध का कारण बनेंगे। कौन से? कल्याणमल और वीरमदेव। और ये भी चला गया शेरशाह सूरी के पास में। इसने भी कहा कि मालदेव जी
ज़्यादा बोसागिरी कर रहे हो, अब देखते हैं कि आप में कितनी ताकत है। और ये दोनों किसके पास में आ गए? शेरशाह सूरी के पास में। अब और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ये तो दोनों, एक कौन सा साहिबा का युद्ध और दूसरा वीरमदेव से पंगा लेना, ये दोनों ही पंगे उसको महंगे पड़े। और ये आगे जो 1544 में, जनवरी 1544 में जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है, और उसका ये कारण बनते हैं। कौन सा? कल्याणमल और वीरमदेव। अब आपको ये कि ये तो साहिबा पैबा हो गया, ये है महोबा। कभी प्रश्न ये आ जाए कि महोबा का युद्ध कहाँ हुआ है, तो महोबा युद्ध हुआ है, ये है पृथ्वीराज तृतीय के समय का युद्ध। कौन सा? जो अजमेर का शासक है पृथ्वीराज, उस पृथ्वीराज तृतीय के समय का युद्ध है। लेकिन यहाँ पर यह युद्ध पृथ्वीराज तृतीय की विजय के कारण नहीं याद किया जाता है। इनके विरुद्ध थे महोबा के शासक, जिनका नाम था परमर्दी देव। क्या नाम है? परमर्दी देव। ये परमर्दी देव है। और इनके जो इस युद्ध के जो सेनापति थे, जिनका नाम था आल्हा और उदल। क्या नाम है? आल्हा और उदल। ये इन दोनों की जो उन्होंने युद्ध के अंदर जो वीरता दिखाई, उसने पृथ्वीराज के सामने जिस प्रकार से डटकर मुकाबला किया, वो युद्ध, उनकी वीरता, उनका साहस, वो हमेशा के लिए याद हो गया। और आज भी उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में जब वर्षा ऋतु होती है, अभी ये जो अभी मौसम जो आगे आ रहा है ना वर्षा का, इस वर्षा ऋतु में वहाँ पर आला खंड गाया जाता है। और हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनको ये मालूम होगा कि वहाँ पर आला खंड गाया जाता है। वो आला और इस उदल की वीरता के बखान किए जाते हैं। ऐसे ये दोनों बहुत ही योग्य सेनापति थे परमर्दी देव के। और पृथ्वीराज तृतीय का उन्होंने जिस तरह से, जिस बहादुरी के साथ में उन्होंने मुकाबला किया है, पृथ्वीराज को भी मतलब उन्होंने नानी याद दिला दी थी। तो ऐसे वो वीर थे। और वो युद्ध हुआ था 1181-82 में। कब होता है? 1181-82 में। और इससे 10 साल बाद में 1191-92 में वो होते हैं मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध। इस प्रकार से ये अपना साहिबा और पाहिबा का युद्ध। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। और आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 क्या कहता है कि राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक, कितने युद्धों के? 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का क्या था? स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है, उस शासक का नाम बताइए। प्रश्न आया है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 29/1/2022 को ये प्रश्न आ चुका है। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन इतिहास में जिनकी जानकारी है उनके लिए सिंपल है, वरना ये हार्ड है। देखो, जिस समय मालदेव मारवाड़ का शासक बना, उस समय उसके पास में एक था सोजत, दूसरा क्या था? दूसरा था जोधपुर। अब इसको आप जोधपुर मत कहो, उस समय इसका कोई जोधपुर से लेना देना ही नहीं था, सिर्फ मारवाड़। ये दो परगने किसके पास में थे? ये थे मालदेव जी के पास में। ठीक है। राव गंगा ने इनको जागीरी में या फिर बंटवारे में, या फिर आप कहो कि इनको जब राज्य मिला तब इनके पास में सिर्फ 2 परगने। अब इन 2 परगनों के इन्होंने कर दिए कितने? 58 परगने। और 52 युद्ध लड़े, और 52 युद्धों का वो नायक बनकर और 58 परगनों पर उसने अधिकार कर लिया। तो ये शासक कौन था? राव मालदेव था। कौन था? राव मालदेव था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 69। और युद्ध है गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध, इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध। मारवाड़ का ये जो मारवाड़ का जो मध्यकालीन इतिहास है, उस मध्यकालीन इतिहास का सबसे एक महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसने उसमें मालदेव का अपने आसपास की जो राज्य की सीमा है, उनके 2 योगी सेनानायक, उधर राव जैत सिंह के पुत्र राव कल्याणमल से पंगा लेना, उधर वीरमदेव से, ये दोनों ही कहाँ चले गए? शेरशाह सूरी के पास में। और शेरशाह सूरी भी महत्वाकांक्षी था, और उसने ये युद्ध हुआ है गिरी सुमेल का युद्ध। और गिरी सुमेल है जैतारण में।
कहाँ है? जैतारण में। और इसी कारण से इस युद्ध का दूसरा नाम जैतारण का भी युद्ध है। कौन सा है? इसको जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जैतारण का युद्ध। अब देखिए, इस युद्ध में मालदेव की सेना है, और मालदेव की सेना के सेनापति कौन कौन थे? ये थे जेता और कुंपा। कौन थे? एक था जेता जी, दूसरे थे कुंपा जी। और 5 जनवरी 1544, यानी कि ये उत्तर इसका क्या हो जाएगा? जहाँ 5 जनवरी 1544 में युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में जब शेरशाह सूरी ने ये समझा कि युद्ध में अपना तो पार पड़ना नहीं है, तब उन्होंने एक क्या साजिश, युद्ध है, युद्ध के अंदर साम दाम दंड भेद सभी अपनाया जाता है, और युद्ध में ये सभी जायज है, ये कुछ भी नहीं देखा जाता। अब ऐसे में क्या हुआ? शेरशाह सूरी के पास में मालदेव के दो मुख्य, यानी कि एक तो कल्याणमल और दूसरा कौन आया था? वीरमदेव आया था। इन दोनों ने, कल्याणमल और वीरमदेव, उन्होंने कहा कि इसमें वीरमदेव कहता है कि आप जेता और कुंपा के नाम के जो जाली पत्र है ना, वो तैयार करवाओ। क्या करना है? जाली पत्र, यानी फर्जी फर्जी पत्र तैयार करवाओ। किसके नाम के? शेरशाह सूरी के नाम। उसमें ये लिखो कि हम आपके साथ में हैं, और आप जब युद्ध होगा उस समय हम मालदेव के साथ में किसी भी प्रकार का युद्ध मालदेव के साथ में शो करेंगे नहीं, और आप मालदेव को पराजित कर लेना, और सुबह हमें जो आप हमें मारवाड़ का राज्य प्रदान कर देना। ऐसे हैं जाली पत्र तैयार किए। और ये जो जाली पत्र थे, वो जो मालदेव का जो वहां पर जो तंबू लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था, उस टेंट के पास में इन जाली पत्रों को क्या क्या डलवा दिया गया। अब साजिश रची है तो, लेकिन वो साजिश जिसके विरुद्ध रची गई है तो उसको मालूम तो पड़े तब। जब मालदेव ने ये जाली पत्र देखे, और मालदेव ने कहा कि यार हो सकता है कि, क्योंकि ये युद्ध है, युद्धों के अंदर कभी भी 2 मिनट का भी कुछ मालूम नहीं चलता है। आज अपने साथ में है तो अगले पल वो किधर होगा, ये कोई भी कुछ कह नहीं सकता। तो उसने इन जाली पत्रों को वो उसने सही मान लिया, और मालदेव जो शेरशाह सूरी ने एक चाल चली, उस चाल के अंदर फंस गया। और मालदेव है जो जेता और कुंपा को वहीं सोते हुए छोड़कर और युद्ध से पलायन कर गया। क्या कर दिया? उसने कहा कि अब जेता और कुंपा ही युद्ध लड़ेंगे, अपन तो यहाँ होंगे ही नहीं। ऐसे में जेता और कुंपा वहीं रहते हैं, और मालदेव जी यहाँ युद्ध से आ जाते हैं। और सुबह जब होती है तब देखते हैं तो सिर्फ जेता और कुंपा की सेना है, दूसरा किसी का कोई अता और पता नहीं। सामने देखा तो शेरशाह सूरी की फौज है। जब उन्हें हकीकत का मालूम चलता है, तब जेता और कुंपा ने इसको अपनी इज्जत का सवाल समझा, और उसने इस जेता गिरी सुमेल के युद्ध में इस प्रकार से युद्ध, इस बहादुरी के साथ में युद्ध लड़ा कि शेरशाह सूरी को ये विवश होकर कहना पड़ा कि बोलियो सूरी बैणियों गिरी घाट घमसान, बोलियो सूरी बैणियों गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी में खो दे तो हिंदवान। यानी कि मैं ये मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत है वो पूरी मैं खो देता। आज तो मेरी जैसे तैसे करके क्या बच गई है? इज्जत बच गई है, वरना मेरी आज यहाँ पर क्या हो जाती? पराजय हो जाती। तो ये वो ग्रीष्ममेल युद्ध था जो जेता और कुंपा की जो बहादुरी है, उस बहादुरी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। और उसके बाद में यहाँ इस ग्रीष्ममेल के युद्ध में भाई मालदेव है वो पराजित हो जाता है, और शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। अब चलो आगे। प्रश्न संख्या 68, उन 2 राजपूत सेनाओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। और ये भी सवाल आया है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में, और 20/9/2021 को ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में छपा था। अब आप उन 2 सेनाओं, राजपूत सेनाओं का नाम बताना है जिनकी सेना है वो शेरशाह सूरी से मिली। किसके विरुद्ध? मालदेव के विरुद्ध। तो आपको अभी मैंने पहले बता दिया था,
एक मेड़ता से वीरमदेव और दूसरा बीकानेर से राव कल्याणमल। ये अपना राज्य पुनः प्राप्त करना चाहता था और वीरमदेव का भी राज्य है वो मालदेव ने हड़प लिया था। और ऐसे में ये दोनों हैं कहाँ चले गए, शेरशाह सूरी के पास में, और शेरशाह सूरी का इन्होंने पूरा पूरा सपोर्ट किया। अब आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 69 है। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? एकदम सिंपल प्रश्न है, लैब असिस्टेंट साइंस वाले एग्जाम में आया है। और शेरशाह सूरी के समय जो 1544 का युद्ध हुआ है, और इस युद्ध में कौन था? राव मालदेव था। बहुत इजी प्रश्न है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 70। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए? वह युद्ध कौन सा था जिसके अंदर राव मालदेव जी ने अपनी जो तलवार है वो म्यान में ही रखी, त्या तलवार को म्यान से बाहर निकाला ही नहीं और चले गए। जो वहाँ पर जो जाली पत्र जेता और कुंपा के नाम के मिले शेरशाह सूरी के, उसके बाद में मालदेव जी के दिमाग में मन में एक वहम घुस गया कि हो सकता है कि जेता और कुंपा शेरशाह सूरी से मिल चुके हैं, और ऐसे में राव मालदेव वहाँ पर बिना युद्ध किए ऐसी युद्ध क्षेत्र से निकल जाते हैं। आगे चलते हैं और आगे आता है प्रश्न संख्या 71। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। देखिए, राव मालदेव है, राव मालदेव की एक रानी तो है जाली स्वरूप दे। कौन सी है? जाली स्वरूप दे, जिनका क्या है, एक तो बहू जी का तालाब है, और दूसरी रानी थी ये रूठी रानी, और रूठी रानी का नाम क्या है? ये उमा दे है। क्या नाम है? उमा दे। अब देखिए रूठी रानी क्यों रूठी, वो भी एक इतिहास की बात है। ठीक है, इनका नाम है उमा दे। कहाँ की है? यह है जैसलमेर की, भटियाणी है। और जैसलमेर के उस समय के शासक थे राव लूणकरण। कौन थे? राव लूणकरण। उसकी ये पुत्री है, राजकुमारी है। और राव लूणकरण जी ने उमा दे के साथ में एक दासी है जिसका नाम है भारमली, वो उनके साथ में दिया था, जो रंग रूप में, नख सिख में, हर दृष्टि से देखा जाए तो उमा दे से 20 नहीं 21 थी। वो दासी है, वो भी दहेज में साथ में दे दी गई। कौन? भारमली भी। जब इनका युद्ध नहीं, इनका एक प्रकार से ये उमा दे के लिए तो युद्ध ही है, क्योंकि उनके बाद में वो हमेशा के लिए मारवाड़ छोड़कर चली जाती है। जब इनका विवाह होता है जैसलमेर में, और जब जैसलमेर मारवाड़ में वापस आते हैं, और जिस दिन पहला दिन होता है उस दिन एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके कारण उमा दे है वो मालदेव के चरित्र पर शक करके और हमेशा के लिए रूठ कर चली गई अजमेर। कहाँ पर? अजमेर। और अजमेर में मालदेव का बड़ा पुत्र राम, जिसे देश निकाला दे दिया गया था, वो रहता था। कौन रहता था? राम। ये यहीं अपने इस दत्तक पुत्र के पास में रही, और जब मालदेव की जो मृत्यु होती है, तब मृत्यु में मालदेव की पगड़ी होती है ना, पगड़ी के साथ में यह उमादेव वो सती हुई थी। और इसके बीच में एक और भी बात है कि मालदेव के राज दरबार में 2 चारण साहित्यकार हुए हैं, और इनका जो संबंध है वो हमारे भाद्रेश से है। भाद्रेश कहाँ है? भाद्रेश है बाड़मेर के अंदर। उसमें 2 आशाजी बारठ और दूसरे का नाम है बारठ, और दूसरे चारण हुए हैं जिनका नाम है अपने ईश्वरदास जी। क्या नाम है? ईश्वरदास जी। ये ईश्वरदास जी यहाँ पर लोक साहित्य के अंदर या फिर लोगों की जुबान में ईश्वरा परमेश्वरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और हमारे यहाँ जो मारवाड़ में जो खास करके जो मालानी का क्षेत्र है उसमें 2 ही परमेश्वर हुए हैं। एक हमारे चौटन के अंदर जो चौटन मठ हैं, उनकी जो मठाधीश है, जिनका नाम, जो प्राचीन मठाधीश जिन्होंने स्थापना जिन्होंने चौटन मठ की स्थापना की थी, चौटन वैसे पांडव नगरी के नाम से विख्यात है। और वहाँ पर एक अर्ध कुंभ होता है जिसका नाम है साइया।
साया कुंभ होता, अर्ध कुंभ होता है, जो जितने भी ये जो कुंभ होते हैं, उनकी कुंभ की जहाँ पर कुंभ में जो लोग जाते हैं उनके वहाँ पर एक यहाँ पर निशान वहाँ लगता है, लेकिन साया की जो जो छाप है वो उनसे भी ऊपर लगती है। इसलिए इनका हमारे जो चौटन के जो तीर्थ की जो महत्ता है वो उन तीर्थों से भी ज़्यादा है। क्योंकि अगर साइया गए हुए और वहाँ अगर किसी ने छाप लगाई है तो कुंभों की जितनी भी छाप होगी उससे नीचे होगी। तो वहाँ के एक प्राचीन मठ है जो जिसको हम कहते हैं ये ईश्वरदास जी है, और वो है उनका नाम, वो भी परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ आज उनका। तो एक ईश्वरदास जी, दूसरे अपने डूंगरपुरी जी, डूंगरा परमेश्वरा या फिर ईश्वरदास जी, इनको भी परमेश्वर कहा गया और उनको भी परमेश्वर। ये जीवित लोग ऐसे थे जो परमेश्वर यानी भगवान के बराबर उनका जो है मतलब उनका इतना उनके वचन सिद्ध थे। तो ये दोनों ये मालदेव के दरबार में थे। कौन? आसाजी बारठ और उनके भतीजे ईश्वरदास जी। अब देखिए एक बार की घटना है कि मालदेव अपने दरबार में बैठे थे, तब ईश्वरदास जी को कहा कि ईश्वरदास जी की बाट जी, आप तो बड़ी बड़े काव्य रचनाएं करते हैं और आपकी काव्य रचना में इतना ओज है कि जो मरे हुए लोग होते हैं वो भी जिंदा हो जाते हैं। तो आप क्यों नहीं मेरे आप अजमेर जाओ और अजमेर से उमा देवी जी को मना कर लेके आ जाओ। तब वो ईश्वरदास जी कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ और मैं जाता हूँ। तब ईश्वरदास जी है वो अजमेर जाते हैं, वहाँ जाकर उमा देवी जी से मिलते हैं। लेकिन उमा देवी जी मालदेव का नाम सुने या फिर मारवाड़ का कोई भी व्यक्ति आए उससे इस प्रकार से नाराजगी उनके सामने देखे तक नहीं। तब ईश्वरदास जी ने जो है भाटियों के बखान किए। उन्होंने कहा कि आपके जो आप तो जिंदा हैं और आपके जो जो दादा परदादा हैं वो युद्ध क्षेत्र में जब वीर गति को प्राप्त कर जाते थे, और जब कोई चारण जाता था और चारण जब उनके बखान करते थे तो वो उस रण क्षेत्र में भी मरे हुए भी हंसकर सामने आते थे और उनको अहुकार देते थे, उनको उनका आदर सम्मान करते थे। आप उन्हीं भाटियों की वंशज हैं, भाटियाणी हैं, और एक चारण आया है आपके पास में और आप उनसे उनसे बात तक नहीं कर रही है। तब ईश्वरदास जी से उमा देवी जी ने कहा कि मैं आपसे बात करूंगी जरूर, सब कुछ आपका आदर वगैरह सब कुछ करूंगी, लेकिन आप मालदेव जी के बारे में कोई बात मत करना। अगर मालदेव के बारे में अगर आपने कोई बात कर ली तो अपना आज है न को कल है, मैं कोई भी बात नहीं मानूंगी। तब जैसे तैसे करके ईश्वरदास जी ने कहा कि आप मारवाड़ चलिए और मारवाड़ में आपको जो एक पटरानी का जितना जो महत्व होता है वो सभी मैं दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी, आप एक बार चलो तो सही। ऐसे में उमादेव तैयार हो जाते हैं और आ जाते हैं मारवाड़। और मारवाड़ में जब आते हैं लगभग कोसणा गांव होता है, कोसणा, कोसणा का एक युद्ध भी हुआ है। ये जो कोसणा है, कोसणा के पास में आता है। अरे ईश्वरदास जी उमा देवी जी को लेकर आ रहे होते हैं, तब पीछे जो रानियां बैठी है जैसे जाली स्वरूप देव जी वगैरह दूसरी बहुत सारी थी, उनको इस बात की खबर हो जाती है कि जाली जी भाई ईश्वरदास जी गए हैं और उमा देवी जी को लेके आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारा मान सम्मान कौन करेगा। तब उन्होंने आशा जी को तैयार किया कि आशा जी आप जाओ और जैसे भी वो जाए वापस वैसे उनको वापस भेजो। तब आशा जी है कोसणा गांव के लगभग वो यहाँ पर उमादेव से मिलते हैं, और उस समय जब पालकी है पालकी के पास जाकर वो एक दुआ कहते हैं कि मान रखे तो पीव तज, मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो तजमान, दोनों गेंद न बंद ही एक एक खूंटे एक ही खंबे गण। उसने ये कहा आशा जी ने कि या तो मान रखो तो पीव को तजो, यानी आपको अगर मान अपना मान सम्मान प्यारा है तो पीव को पिया जी को छोड़ दो, अगर पिया जी को रखना है तो मान सम्मान तज दो। उसने आगे कहा कि दोनों खंबे न बंधे ही, यानी कि एक दो हाथी है वो एक खंबे के या एक खूंटे के कभी नहीं बांधे जा सकते। ऐसे में आशा जी, ऐसे में यही बात जब उन्होंने सुनी तब रानी
उमा देवी जी को कालजे झाड़ लगी और उन्होंने कहा कि चलो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। और ऐसे में रानी उमा देवी वहाँ से वापस और अजमेर चली जाती हैं और हमेशा यहीं रहती है। और बाद में जब मालदेव की जो मृत्यु होती है तब वो मालदेव जी की पगड़ी के साथ में वो सती हो जाती हैं और आजीवन वो क्या रही, रूठी रही। इसलिए इनको इतिहास में इनका नाम क्या हो गया, रूठी रानी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 72 है कि जालोर के किस शासक ने मालदेव को मारने का असफल प्रयास किया था, जिसके कारण मालदेव ने उस पर आक्रमण कर बंदी बना लिया, वह कारावास में डाल दिया और जिसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। देखिए जालोर है, आपको कहा था कि जालोर है और एक नागौर है, ये जो परगने थे वो किनके थे, मुसलमानों के थे। और यहाँ पर जो है शासक था जालोर का उस समय सिकंदर खां, और ये इसने ज़्यादा थोड़ी गड़बड़ कर दी थी और ऐसे में मालदेव ने उस पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उसको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया और वहीं इसके मृत्यु हो जाती है। आगे आता है प्रश्न संख्या 73, मालदेव के दो सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल युद्ध में प्रबल रूप से लड़े। देखिए जेता और कुंपा ये इतिहास प्रसिद्ध जोड़ियां हैं, जिसके में एक है जो 1544 के युद्ध की एक जोड़ी है। कौन सी, 1544 के युद्ध की। इसी प्रकार से 5-6 इतिहास प्रसिद्ध जोड़ियां हैं जो विभिन्न युद्धों में अपने राजा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देती है। जैसे कि अगर देखा जाए रावल रतन सिंह के समय जो है गोरा और बादल, कौन सा, गोरा और बादल, और ये युद्ध हुआ कब हुआ है, ये युद्ध हुआ है 1301 में। कहाँ का युद्ध है, अलाउद्दीन खिलजी और उनके बीच का। दूसरा जेता और कुंपा। तीसरा आल्हा और उदल, कौन सा, आल्हा और ये उदल, ये किसके समय, ये 1181-82 में। और कहाँ पर ये हुआ, परमरदीप द्वीप का ये है जो महोबा में। कौन सा स्थान है, ये स्थान है महोबा। ये गोरा और बादल ये भी इतिहास प्रसिद्ध जोड़ी है, ये आला और उदल है, और ये जेता और कुंपा है। और इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा होता है। और आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 74, सुमेल के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध सेना के एक भाग को जोधपुर किसके नेतृत्व में भेजा था। देखिए गिरु सुमेल के युद्ध में जब शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है तब शेरशाह सूरी ने अपनी सेना के 2 भाग किए। क्या भाग किए, 2 भाग किए। एक भाग तो वो था जिसके अंदर था खवास खां और ईशा खां। क्या थे, खवास खां और ईशा खां। इन दोनों को भेज दिया कहाँ पर, मारवाड़, जोधपुर मत कहना अभी, ये यहाँ पर। और इन्होंने जाकर मारवाड़ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और दूसरी टुकड़ी थी वो थी खुद की टुकड़ी शेरशाह सूरी की। और शेरशाह सूरी यहाँ से सीधा चला जाता है कहाँ पर, अजमेर। और अजमेर जाकर वो क्या करता है, वहाँ पर रेस्ट करता है। देखिए अजमेर है ये शुरू से ही एक ऐसा स्थान रहा है जो भले अंग्रेजों के समय हो तो उस समय भी वो सीधे उसका केंद्र में उसका हस्तक्षेप था। अलग से वो मतलब सी श्रेणी का राज्य में आता था। और जो भी अगर यहाँ पर जैसे कि किसी को विश्राम वगैरह करना है या फिर राजस्थान के जो पूरा परिप्रेक्ष्य है उसको देखना है, सोचना है, समझना है, तो वो अजमेर आकर बैठ जाता था। और फिर वो अजमेर से पूरा घटनाक्रम देखता था मारवाड़ के और ये पूरे राजस्थान क्षेत्र का। तो ऐसा बीच का एक सेंटर था। चलते हैं, अगला प्रश्न है 75, मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजी को तालाब का निर्माण करवाया था। मैंने अभी आपको कहा था मालदेव जी के इतिहास पर से 2 रानियां उमादेव जी भटियाणी और दूसरी है स्वरूपदेव जी झाली। अब देखिए उमादेव भटियाणी है, स्वरूपदेव झाली है जो झाली रानी है, और इन्होंने कौन सा तालाब बनाया है, बहू जी का तालाब बनाया है। ठीक है ना, तो ये स्वरूपदेव झाली से संबंधित है और इसका उत्तर कौन सा होगा, सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, निम्न में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1564 ईस्वी में
के आरंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया था। देखिए इधर तो युद्ध हो रहा है शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में, और लगभग ये मालदेव का अंत का समय है, 1564 वगैरह है, ये मालदेव का अंतिम समय है। और ऐसे में अब अकबर है वो भी मजबूत हो चुका था, और अकबर ने मारवाड़ में उसने शुरुआत की है 1564 की, और उसने जो मेड़ता है, ये मेड़ता को उसने 1564 में, सबसे पहले अगर मारवाड़ का कोई प्रगना था जो अकबर ने जीता था तो वो यही मेड़ता था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 77। राजस्थानी भाट परंपरा में 52 युद्धों का नायक किसे कहा गया है? देखिए भाट परंपरा में मालदेव को कहा गया है 52 युद्धों का विजेता या 52 युद्धों का नायक कहा गया है। कितने? ये भाट परंपरा में गया, जो भाटों का साहित्य है, जो लोक साहित्य है, उसमें ये कहा गया है। प्रश्न संख्या 78 है कि मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? तो वो तो भाटों की तरफ तो 52 युद्धों का नायक है, और यहाँ पर क्या है, 52 जो है 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की, वो मिलता है ख्यातों में। और अगर 52 युद्धों का नायक तो ये राजस्थानी भाट परंपरा में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि जोगी तीर्थ में वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायतार्थ कौन सा क्षेत्र देने को तैयार हुआ था? ये जोगी तीर्थ है, लगभग फलोदी के पास में है। कहते हैं कि जब हुमायूं के बुरे दिन थे तब हुमायूं और मालदेव ने कहा भी था कि आप आओ, सेना करो, सेना अपने इसका जो पूरा कर, मैं आपका पूरी सहायता करता हूं, और शेरशाह सूरी से युद्ध करते हैं। लेकिन समय पर हुमायूं नहीं आया, और अंत में जब आता है उसका संदेश मालदेव का उसके पास में पहुंचता है, तो वो जोगी तीर्थ नामक स्थान पर जो फलोदी में वहाँ पर आता है। और ऐसे में मालदेव उसका मान सम्मान करता है, उसके लिए बहुत सारे उपहार वगैरह भेजता है। और उसने वहाँ पर जो अपना दूत भेजा उसको कहा कि मैं हुमायूं को बीकानेर का जो है वो क्षेत्र है वो भी देने को तैयार हूँ, और आज आप आओ और मेरे से मिलो, और अपन दोनों बैठ कर रणनीति बनाकर और शेरशाह सूरी को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। लेकिन हुमायूं ने ऐसे अच्छे मौक़ों का कभी भी उपयोग नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास में हुमायूं है वो हमेशा लड़खड़ाता हुआ रहा, और अंत समय भी हुमायूं है जो अपने पुस्तकालय में बैठा था, उसकी सीढ़ियां उतर रहा था, तब वो लड़खड़ाते हुए उस सीढ़ियों से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई थी। अब आता है प्रश्न संख्या 80, और इसमें है कि मारवाड़ को किस फारसी इतिहासकार ने भारत के शक्तिशाली राजाओं में से एक बताया है मालदेव को? वो कौन सा इतिहासकार है जिसने भारत के शक्तिशाली राजाओं में से एक जो मालदेव को बताया? तो वो कौन है? अबुल फजल है। ठीक है ना? तो अबुल फजल ने कहा है कि भारत के शक्तिशाली राजाओं में से एक है, वो कौन है? अबुल फजल है।